हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी स्टोरीज हिंदी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत ही डरावनी कहानियाँ अपलोड करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलते हैं हमारी आज की कहानी के ऊपर। आज की हमारी कहानी कुछ रहस्यमयी सपनों के ऊपर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा तबादला मेडिकल ऑफिसर के रूप में सबसे बदनाम धनकपुर गांव में हुआ। इसे मेरी बदकिस्मती कहिए या खुशनसीबी, पता नहीं, क्योंकि बतौर डॉक्टर ये मेरी पहली नौकरी थी। पर जितनों को मैंने धनकपुर के बारे में बताया वो सब डर ही जाते थे इस गांव का नाम सुनकर। पर मैं शुरू से ही अकेले रहने वाला इंसान हूँ। चाचा चाची ने पाला था, भूत प्रेत का नाम मेरे शब्दकोश में ही नहीं था। मैं जैसे धनकपुर गांव उतरा, दो लोग, राजीव जो कंपाउंडर था और धनेश हेल्पर जो था, मुझे लेने आए और कहने लगे, सर, जो घर आपको सरकार की तरफ से मिला है उसके बारे में कई अफवाहें हैं। कुछ एक डॉक्टर उसमें से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। आपके लिए हमने दूसरा रूम बुक कर लिया है। मैंने बोला, जब सरकार ने घर दिया है तो मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? मुझे सब पता है। एक काफ़ी चर्चित केस था यहाँ का, डॉक्टर सुभाष के गायब होने का। हाँ सर, वो जगह काफ़ी भूतिया है, राजीव के बोलते ही मैंने उसको घूरा। ठीक है सर, आप साथ चलिए, मैं सब साफ करवा देता हूँ। उसमें डॉक्टर सुभाष का कुछ सामान भी है, यह धनेश ने बोला मुझसे। मेरे लिए एक ही रूम काफ़ी है, उनके सामान को क्यों छेड़ना? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। सब साफ करने के बाद एक बुजुर्ग सी महिला भी ले आए, वो जिसका नाम था धनवंती। दोनों ने कहा, सर, ये सरकार की तरफ से दाई मिली है, आपको झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना सब कर देगी। काफ़ी सालों से जो डॉक्टर यहाँ आता था यही सबका काम करती है। पर हमारा एक वह औरत बोली, पर हमारा एक शर्त है बिटवा, जब तक तुम इस घर में रहोगे तब तक ही हम सब काम करेंगे, अकेले नहीं रहेंगे इसमें। धनवंती हाथ जोड़ते हुए बिहारी लहजे में बोली। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैंने बोला, ठीक है अम्मा, और मैंने हंसते हुए मन में सोचा कि शायद अम्मा डरी हुई है। मैं फ्रेश होकर सुभाष के रूम की तरफ गया। धनवंती अपना काम कर रही थी। वहाँ सुभाष के कुछ कपड़े और डायरी पड़े थे। मैं बोर हो रहा था सो उसकी डायरी लेकर बैठ गया। तभी धनवंती चाय लेकर आई तो मैंने पूछा, अम्मा, आपको पता है ये डॉक्टर सुभाष के साथ क्या हुआ था? मेरा इतना कहना ही था कि धनवंती कांपने लगी और रोते हुए बोली, हमको कुछ नहीं पता बिटवा, हमको इस सब में नहीं घसीटो, हमको कुछ मालूम नहीं है। तो मैंने कहा, ठीक है अम्मा, जाओ आप। फिर मैं चाय की चुस्कियों के साथ डायरी के पन्ने पलटने लगा। वो डॉक्टर सुभाष की जीवनी थी। मैं सुभाष हूँ और यह मेरे जीवनी बड़े बड़े मोटे अक्षरों में डायरी की शुरुआत में ही लिखा था। अभी इतना ही पढ़ा था तब तक एक काली सी बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं करते हुए। सच बोलूं तो मैं भी थोड़ा डर गया था। मैंने उठकर बिल्ली को भगाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी डायरी के अनुसार पहला दिन था डॉक्टर सुभाष का धनकपुर गांव में। गांव की खूबसूरती और गांव के लोगों का वर्णन था उसमें। इतना पढ़ते पढ़ते मैं सफ़र का थका हारा नींद की आगोश में चला गया। तभी अचानक लगा कि मुझे खिड़की से दो जोड़ी आंखें घूर रही हैं। आंखें खुली और मैं दौड़कर बाहर गया। मैं सही था, वो एक लड़की थी, करीब मेरे ही उम्र की, पीले रंग के सलवार कमीज़ में, खुले काले लंबे बाल। वो काफ़ी डर गई मुझे देखकर। मैंने डपटते हुए पूछा, कौन हो तुम और ऐसे चोर जैसे क्यों देख रही थी? वह लड़की बोली, मैं बसंती। थोड़ी घबराई हुई वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, ऐसे क्यों घूर रही थी?
वो भी छुप कर। मैंने पूछा, सर, मैंने सुना है आप गांव में नए डॉक्टर आए हो, क्या आप मेरे पापा का इलाज कर दोगे? बसंती ने पूछा। क्यों नहीं, कल अस्पताल में ले आना अपने पापा को, मैंने कहा। ठीक है सर, वो हंसते हुई वहाँ से चल दी। अगले दिन मैं वो डायरी ले गया और स्कैन करने वाले को दिलवाकर पेन ड्राइव में डालने बोला, ताकि जब मैं चाहूँ अपने हिसाब से वो डायरी लैपटॉप पर मोबाइल में डाल के पढ़ सकूँ। क्योंकि कुछ था उस डायरी में जो मुझे आकर्षित करता था, या शायद वो उसी घर में एक डॉक्टर की जीवनी थी जो गायब हो चुके थे, इसलिए मुझे ज़्यादा कौतूहलता थी। लीजिए सर, इसको स्कैन करने में 2 लोगों के प्रिंटर ख़राब हो गए। बड़ी मुश्किल से तीसरे के यहाँ से करा कर लाया हूँ, धनेश ने कहा। धन्यवाद धनेश, मैंने कृतज्ञता के साथ कहा। उस दिन राजीव छुट्टी पर था, वरना वो ही इन सब कामों में तेज था, क्योंकि धनवंती जैसे वो भी पिछले कई डॉक्टरों के साथ काम कर चुका था। धनेश भी की बहाली अभी अभी हुई थी। धनेश अस्पताल से निकला ही था कि पीछे से एक औरत तेज कदमों से मेरी तरफ आई। देखने में वो महिला पढ़ी लिखी सभ्य लग रही थी। चूँकि छोटा शहर था तो मैंने रिसेप्शन नहीं रखा था। चेहरे से लग रहा था कई दिनों से सोई नहीं है। वो आँखों के चारों तरफ बड़े बड़े काले गड्ढे थे। एकदम हैरान परेशान सी लग रही थी। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो बोल पड़ी, सर, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मेरा नाम है आलिशा। मुझे मेरे चैनल से निष्कासित कर दिया गया था, तो मैं चैनल वालों का विश्वास जीतने के लिए कुछ अलग शूट करना चाहती थी कि चैनल को अच्छी टीआरपी मिल सके, उनका विश्वास दोबारा जीत सकूं। सो मैं यहाँ के सबसे बदनाम राम सरोवर तालाब के पास गई उसका रहस्य पता करने। उसने कहा, अरे पर वो तो काफ़ी बदनाम तालाब है। मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना था यहाँ आने के पहले। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मैंने कहा। हाँ सर, यहाँ का मशहूर केस डॉक्टर सुभाष वाला भी उस तालाब से ही संबंधित था। मैंने सोचा था ये अच्छा मौका है चैनल में अपनी साख जमाने का, ये केस सुलझा के। फिर इससे पहले भी मैं अपने चैनल की टीम के साथ भानगढ़ और कुलधरा जा चुकी हूँ। मैंने जैसे उस तालाब को पार किया, सामने बस एक ही घर था और उसके पीछे शमशान। उसके बाद कुछ आबादी थी। मैं चुपके से उस घर में गई तो एक बड़ी सुंदर सी प्रौढ़ औरत कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी। मैं छुप कर देखने लगी। घर के छत पर अनगिनत शैतान उड़ रहे थे, भयानक अट्टहास करते हुए। वो उनसे वहाँ बोल रही थी कि बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, मेरे 21 वर्षों की तपस्या का नतीजा आने वाला है। उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगी और मेरे पास काली शक्तियों का भरमार होगा। तभी उनमें से एक शैतान बोला, एक ही बार डॉक्टर सुभाष के जरिए 20 बलियां दी थी तुम लोगों ने। बस एक बलि के वजह से तुम्हारे पिता का अनुष्ठान अधूरा रह गया था। वह अनुष्ठान पूरा होने पर तुम्हारे पिता अमर हो जाते और तुम दोनों तमाम काली शक्तियों के मालिक बन जाते, और हर पूर्णिमा पर तुमको हमें मानव बलि भी न देना पड़ता अपनी शक्तियों को जीवित रखने के लिए। हा, कहते हुए वे भयानक अट्टहास करने लगी। बस अब इंतज़ार समाप्त हुआ। तुम लोगों को बलि अवश्य मिलेगी और मैं अपना अधूरा अनुष्ठान भी पूरा करूंगी, प्रौढ़ औरत ने आंखें चमकाते हुए कहा। मैं अपने फ़ोन से ये सब शूट कर रही थी कि अचानक से मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और उसने देख लिया। मैं काफ़ी डर गई और फ़ोन भी ना उठा पाई। तभी वो औरत मेरी तरफ एकटक से देखने लगी थी और अपनी उंगली दिखाकर अपने पास बुलाने लगी। मैं ना चाहते हुए भी उसके तरफ खींचते चली गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को तालाब के किनारे बेहोश पाया और देखा कि एक छोटी सी लड़की जो पानी से भीगी थी
जिसके बाल आगे की तरफ थे और चेहरा उन्हीं बालों से ढका था। मेरे से थोड़ी दूर मेरे ही कपड़े हाथ में लिए ज़ोर ज़ोर से वेदना से रो रही थी। जैसे मैं उसकी तरफ गई वो बोली, दीदी आज के बाद सोना मत। ज़ोर से हंस के वो उसी तालाब में कूद गई और गायब हो गई। मैं कुछ समझ ना पाई और जैसे वापस होटल में आई सब कुछ अजीब होने लगा मेरे साथ। क्या अजीब? मैंने कहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आंखों के सामने भूतिया मूवी चल रही है। मेरे आसपास हरदम वो पानी से भीगी हुई बच्ची मेरे पहने हुए कपड़े अपने हाथ में लेकर ज़ोर ज़ोर से विलाप करती दिखती है, जैसे मैं मर गई हूँ। और जैसे मैं सोती हूँ मुझे एकदम अजीब सपने आते हैं। उसने कहा। कैसे सपने? मैंने उस लड़ी रिपोर्टर से पूछा। एक बार मैंने देखा कि उस तालाब पार वाली औरत ने सपने में मेरे हाथ बांधकर उसी तालाब में फेंक दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और वो औरत हंस रही थी मुझ पर। ये कहिए मेरा वक्त पर नींद खुल गया और मैंने अपने बेड पर चारों तरफ पानी ही पानी पाया और उठने के बाद भी मेरा दम घुट रहा था। यानी अगर मैं वक्त पर ना उठती तो मैं मर गई होती, आलिशा ने कहा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने उस रिपोर्टर से बोला। यकीन मानिए डॉक्टर साहब, ना मैं सो पा रही हूँ और ना मैं जाग पा रही हूँ, कहकर वो रिपोर्टर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे लगा ये मनोरोगी है तो मैंने उसे दवाइयाँ देने से पहले कुछ कागजात साइन करा लिए, क्योंकि वो अकेली थी। कुछ होने पर मेरी जवाबदेही होती और मामले की नज़ाकत को देखकर उसने भी साइन कर दिया। मैंने उसको उससे बिना बताए नींद की इंजेक्शन दी कि वो शायद थोड़ी देर सोएगी तो आराम आएगा। जैसे वो नींद की आगोश में जाने लगी तभी वो चिल्लाने लगी, ये क्या कर दिया आपने डॉक्टर साहब? वो डायन मुझे मार देगी। जैसे वो सोई ऐसा लगा जैसे उसको कोई अनगिनत थप्पड़ मार रहा है। शरीर पर निशान और घाव दिखाई देने लगे और थोड़ी देर में वो मर गई। मैं आश्चर्यचकित था। पोस्टमार्टम में उसके मृत्यु का कारण हृदयघात आया। कई दिनों से नहीं सोने और मनोरोग के वजह से ये हृदयघात और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है। मैंने रिपोर्ट में यही लिखकर दे दिया। डॉक्टर कहाँ फंसते हैं भला? वो लड़की अभी न्यूज़ चैनल में थी भी नहीं, सो मामला आया गया हो गया। एक दिन मैं रूम में बैठकर सुभाष की जीवनी मोबाइल में पढ़ रहा था। उसमें एक सुंदर सी औरत मंजू के बारे में भी चर्चा थी। डॉक्टर सुभाष उसके प्यार में पड़ गया था। उस डायरी में उन दोनों का छुप छुप कर मिलना और रोमानियत भरे पलों का जिक्र था। दोनों छुप छुप कर राम सरोवर तालाब के पास मिला करते थे, क्योंकि वो बदनाम तालाब था और काफ़ी सुनसान जगह थी और प्रेमियों के लिए ऐसी जगह उपयुक्त होती है। हालांकि उस डायरी में उनके द्वारा कोई भयानक अनुभव नहीं लिखा गया था। मेरी दिलचस्पी डायरी में बढ़ती जा रही थी। तभी धनवंती की आवाज़ ने मेरी तंद्रा तोड़ी। वो दौड़ते हुए आई और बोली, बिटवा सुने हो, हमको कोई औरत के रोने का आवाज़ सुनाई दिया है। अबे मैं वहाँ गया और देखा कुछ नहीं था तो तमक्कर बोला, क्या अम्मा खाली शक करती हो? मैं हूँ ना, जाओ काम करो, और हाँ ज़्यादा डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगना। वापस आकर देखा तो मोबाइल में डॉक्टर सुभाष की जीवनी खुली हुई थी। उसके अक्षर काले, गहरे और बड़े हो गए थे। मैं थोड़ा हैरान हुआ पर सोचा कि कुछ दब गया होगा मोबाइल में। फिर अचानक याद आया, आज बसंती के पापा को आना था अस्पताल में। फिर मैं सर पर तैयार होकर भागा। बसंती का ये तीसरा बार आना हो गया था मेरे अस्पताल पर। उसके पापा को मधुमेह की शिकायत थी। कई दफ़ा बेहोश हो चुके थे, इसलिए अब ये लोग तसल्ली से उनका इलाज करा रहे थे। इलाज के दौरान बसंती और मेरी नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। मैं जानबूझकर बसंती को कभी दवाई तो कभी रिपोर्ट के बहाने अपने अस्पताल बुलाने लगा। बसंती भी सब समझते हुए खुद को आने से रोक ना पाती।
हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे और खाली टाइम में हम दोनों कहीं कहीं घूमने जाने लगे। बसंती की चुलबुली अदाएं और उसका लड़कपन पता न क्यों मुझे भाता था। फिर बहुत दिनों बाद अचानक जब थोड़ा बसंती से मेरा ध्यान हटा तो मुझे मेरे मोबाइल में वो डॉक्टर सुभाष की जीवनी याद आई। मैं मन में सब काम निपटाने के बाद इत्मीनान से उसको पढ़ने की सोचने लगा। धनवंती अब मुझसे घुलने लगी थी। वो जब खाना लेकर आई तो बोली, तुमको पता है बिटवा, यहाँ शुरू से बच्चे बहुत गायब होते हैं। पिछले कई डॉक्टर तो पैसा लेकर कन्या भ्रूण हत्या भी करते थे। तुम तो नहीं करते हो ये सब? नहीं मैंने कहा, नहीं अम्मा, ये सब पाप है, मैं नहीं करता। और मेरे आगे पीछे है कौन जिसके लिए मैं ये गलत तरीके से पैसा लेकर जमा करूं? जितना कमाता हूं उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। धनवंती मेरे जवाब से संतुष्ट दिखी। तभी मैंने उससे कहा, अम्मा आजकल रोज़ रात में कई दिनों से कभी छोटे बच्चियां तो कभी प्रौढ़ औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं और जैसे बाहर जाता हूँ कुछ नहीं दिखता। तो उस धनवंती ने कहा, बेटा ऐसे आवाज़ पूरे शहर में सुभाष बाबू के वक्त से आम बात है। लोग बोलते हैं यहाँ रात में सुंदर चुड़ैले और बच्चों के आत्मा घूमते हैं। तभी तो रात में 12 बजे के बाद कुछ भी हो जाए कोई अपना किवाड़ नहीं खोलता है। यहाँ तक कि पुलिस भी पहरा देने से कतराते हैं। हम सोचते थे कि तुमको ये सब बता दें, पर तुम भूत प्रेत नहीं मानते थे और उस भूतिया घर में रहने भी आ गए तो कुछ नहीं बताया। डॉक्टर सुभाष भी ऐसे ही किसी चुड़ैल के चुंगल में फंस गए थे, सब बोलते हैं। और बिटवा किसी को बताना मत, उनका नाम तो बच्चों के मानव अंग तस्करी से भी जोड़ा जाता है। अच्छा बेटा, अब चलते हैं, अपना ध्यान रखना, कहते हुए धनवंती चली गई। मैं इन बातों से अनजान था क्योंकि मेरा सरकारी घर शहर से थोड़ा हटकर एकांत में था। उसके जाने के बाद मैं मोबाइल में डॉक्टर सुभाष की जीवनी और उत्सुकता के साथ पढ़ने लगा। उस जीवनी में लिखा था, मंजू आम लड़कियों से अलग थी, उसके शौक भी अलग से ही थे। आखिर मंजू मिली भी डॉक्टर सुभाष को उसी तालाब के किनारे थी। उसी तालाब में मछली मारना, जो सब मना करे वही करना। एक बार तो सुभाष ने रात में मंजू से शर्त लगाई कि वो अकेले तालाब के पास से घूम आए, तो वो इतनी निडर थी कि घूम के भी आ गई। सुभाष बार बार मंजू से जिद करता रहता कि वो अपने पापा से मिलाए, पर वो टालती रहती। पर सुभाष मंजू के प्यार में पूरा पागल हो चुका था, और हो भी क्यों ना, दोनों को साथ साथ 6 साल हो चुके थे। दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली, पर वो थी तो छोटे से काम करने वाले वक्त की मांग कर रही थी। इतना पढ़ा ही था कि अचानक मेरा फ़ोन बंद हो गया, जबकि बैटरी फुल चार्ज थी। मैंने सोचा बैटरी की प्रॉब्लम होगी शायद, और फ़ोन चार्ज पर लगाकर मैं सो गया। आधे नींद में था तभी अचानक भयानक चित्कार हुई और बाहर किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। मैं बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था। मेरे कदम अनायास ही तालाब की तरफ मुड़ गए। मैं खुद के बस में ही नहीं था, बस मंत्रमुग्ध सा चला जा रहा था। तभी अचानक बसंती ने मुझे रोका, आप कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं ऐसे ही। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? मैं उल्टा बसंती से ही पूछ बैठा। अरे मेरे पापा की शुगर बढ़ गई है और उनकी दवाई नहीं थी, तो मैं बगल के शहर से वो दवाई अपने चाचा के साथ लेकर लौट रही थी। चाचा को कुछ काम था, सो उधर ही रुक गए और मैं घर जा रही हूँ। वो काफ़ी परेशान भी दिख रही थी। बसंती की बातों में हरदम उसके चाचा का जिक्र रहता था, हालांकि मैं मिला नहीं था उनसे कभी। मैं भी बस टहल ही रहा था। मैंने बसंती से झूठ बोल दिया। अरे पर इस भयानक तालाब के पास क्यों घूमना है?
आप रुको, मैं आपको कल घुमाने ले चलूँगी, वो हंसते हुए बोली। मैं अपने घर वापस आ गया, वो भी चली गई। पर इस घटना के बाद मैं थोड़ा परेशान रहने लगा। अगले दिन मैं और बसंती मोटरसाइकिल पर बगल वाली पहाड़ी घूमने निकले। रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ता था। बसंती और मैं बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि बसंती, कुछ दिन बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। बसंती ने कहा, अभी नहीं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना सुनना था कि अचानक से मेरा मन अपनी कहानी डॉक्टर सुभाष मंजू से जोड़ने लगा। पर बसंती ने तो मुझे अपने पापा से मिलाया है। ऐसे भी जब प्यार होता है, लोग अपने तर्कों का खुद समाधान निकाल लेते हैं। मैंने भी अपने मन में उठे सारे सवालों को खुद ही शांत कर लिया। तभी अचानक से आवाज़ आई, धड़ाम। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बसंती मोटरसाइकिल से गिर चुकी थी और कुछ अनजान काली आकृतियाँ उसको उठाकर ले जा रही थी। मैं बाइक से उनका पीछा करने लगा, पर वो काफ़ी तेज़ गति से चल रही थी। तो मैं बस इतना देख पाया था कि वो तालाब की तरफ बसंती को ले गए थे। उस पार अकेले जाना मतलब मौत को न्योता देना। मैंने फटाफट अपना फ़ोन निकाला और एक अच्छे जगह पर जाकर सुभाष की जीवनी पढ़ने लगा। उस पार अकेले जाना मतलब मौत को न्योता देना। मैंने फटाफट अपना फ़ोन निकाला और एक अच्छे जगह पर जाकर सुभाष की जीवनी पढ़ने लगा कि शायद इसमें इसका कोई हल हो। उसमें लिखा था कि मंजू ने सुभाष से शादी की एक शर्त रखी थी कि वो उसको 21 नवजात शिशु भेंट करेगा, बिना सवाल किए। जिसका कारण उसने बताया कि वो अपने पापा को उसी के लिए मनाने के लिए अनुष्ठान कर रही है, जिसमें अंतिम दिन वो उसको भी पिता से मिलाने ले जाएगी। सुभाष मंजू के प्यार में सही गलत का भेद ना समझ पाया। वो जैसा बोली वो करता गया, पर अंत में उसका ज़मीर उसको कचोटने लगा। उसने मंजू को 20वां नवजात शिशु भेंट देने से मना कर दिया। अब मंजू ने सुभाष को फुसलाने के लिए बताया कि उसके पेट में सुभाष का दूसरा बच्चा पल रहा था। मंजू के पापा एक तांत्रिक थे। वो चाहती थी कि पापा को वो अनुष्ठान पूरा करा के उनको खुश करेगी और अंत में दोनों की शादी की बात करेगी। सुभाष को पल में मंजू का बात पलटना अटपटा लगा। वो इस बार मंजू की बातों में ना आया। डायरी के अनुसार सुभाष मंजू के पापा से उसको बिना बताए मिलने जाता है और छुपकर देखता है कि उनके एक बच्ची, जिसको मंजू मरा हुआ बताई थी और चुपके से नर्स से पैदा करा ली थी, वो भी सुभाष की आंखों के सामने 20वीं नरबली की आहुति चढ़ गई। सुभाष खून का घूंट पीकर रह गया, क्योंकि उस वक्त विरोध का मतलब था उसका और मंजू के गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की मौत। सुभाष को समझ आ जाता है कि वो बाप और बेटी की साजिश का एक हिस्सा था। अब सुभाष का सिर्फ एक उद्देश्य था कि किसी तरह मंजू को फुसलाकर उसके गर्भ से अपने बच्चे को बचाना। उसके लिए सुभाष ने मंजू को एक महीने तक फुसलाया और बच्चा खुद पैदा किया, पर मंजू को बताया वो मृत था और उस बच्चे को राजीव कंपाउंडर के हाथों उसके चाची के यहाँ भिजवा दिया। फिर मंजू के पापा ने अगले पूर्णिमा तक अंतिम बलि ना मिलने और अनुष्ठान पूरा ना कराने के खुन्नस में सुभाष को मार दिया। डायरी में उसके आगे के पन्ने खाली थे। मुझे लगा कहीं ये बसंती भी तो उसी तांत्रिक की कोई बेटी तो नहीं, कहीं मेरा भी हर्ष सुभाष जैसा तो ना हो जाए। ये सब सोचकर मैं तालाब पार नहीं गया बसंती को बचाने के लिए, पर बसंती की याद मुझे हर पल आती थी, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अचानक एक दिन मैं अस्पताल से घर आया तो देखा बसंती सुभाष की डायरी के पन्ने उलट रही थी। मैंने कहा, ये क्या बसंती, तुम इतने दिन कहाँ थी?
कैसी हो और ये डायरी क्यों लिए हो? मैंने झटक कर उससे वो डायरी ले ली और उसका हाथ थामते हुए पूछा। बसंती बोली, उस दिन मैं तुम्हें बचाने ना आया और क्योंकि मेरा खुद एक्सीडेंट हो गया था, मैं खुद ही अपनी झूठी सफाई दे दिया उसके पूछने के पहले। बसंती ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस बोली, ठीक किए तुम नहीं आए, वो जगह काफ़ी ख़तरनाक है। और वो बोली, आकर उसको अब समझाएगी। मैं बसंती के ऐसे जवाब से हैरान था, क्योंकि मुझे उससे गिले शिकवे की उम्मीद थी। बसंती हड़बड़ी में थी, उसके पास वक्त कम था, तो फटाफट उसने अपने कुछ सामान लिया और गांव वालों के साथ तालाब के पार चल पड़ी, बिना मुझे कुछ बताए। उधर जाकर वो घर के अंदर देखती है तो हैरान तो नहीं रह जाती है, क्योंकि वो सब डायरी में पढ़ चुकी थी। सामने एक प्रौढ़ औरत के गोद में मैं सोया हुआ था और वो अपना हाथ मेरे सर पर फेर रही थी। मैंने शिकायती लहजे में कहा, माँ, 21 साल तुमसे अलग रहा, तुमको मेरी याद ना आई? बेटा, तुझे बचाने के चक्कर में ही तो मुझे सुभाष को ठिकाने लगाने पड़ा। प्रौढ़ औरत ने मुझे कहा, झूठ झूठ बोल रही है ये, सच मैं जानता हूँ। अचानक से राजेश, जो बसंती के साथ आया था, बोल पड़ा, ये औरत और तुम्हारी बलि भी दिलवा देती अपने पिता के अनुष्ठान को पूरा करने के लिए। वो तो भला हो सुभाष बाबू का कि जब तुम इसके पेट में थे तो तुमको निकालकर मुझे दे दिया कि मैं तुमको चाचा चाची के यहाँ दे आऊँ, वरना ये तुम्हें भी कब का झोंक देती अपने बाप के पागलपन में, क्योंकि वो बच्ची जो सब मरने वालों का कपड़ा लेकर रोती है, वो तुम्हारी बहन ही थी। हा हा हा, वो मेरे षड्यंत्र का हिस्सा था। पागल आदमी, मुझे इस बच्चे को 21 वर्षों तक मानव में रखकर डॉक्टर बनाना था, ताकि आगे मेरी बलि की राह आसान रहे। पति धोखा दे सकता है पर अपना खून नहीं। मेरे लड़की की बलि मैंने इसलिए दी क्योंकि मुझे लड़कियों से नफरत है, और सुभाष ने मुझे बता दिया था कि इस बार गर्भ में एक संतान लड़का है। अगर मैं लड़का होती तो मुझे किसी सुभाष को फंसाने की ज़रूरत ना पड़ती। जो अनुष्ठान बलि का न मिलने से पापा ना पूरा कर सके, हम दोनों माँ बेटे करेंगे। तुम लोगों को लगा कि मैं इससे दूर थी, पर मैं हरदम इससे मिलती थी, मंजू ने मेरी ओर देखकर कहा, और हम दोनों हंस पड़े। फिर वही मौत का तांडव शुरू करवाना चाहते हो दोनों, जो सुभाष जी ने शुरू किया था। उस दिन मैं चुपके से मैंने डायरी के पेज का फ़ोटो मोबाइल में ले लिया, और तुम समझे कि डायरी तो तुम्हारे हाथ में ही है। इस औरत ने मेरे भी सपने में आकर मुझे तंग करना चालू कर दिया है, पर मैंने सुभाष जी के डायरी और राजेश से ये जान लिया है कि इन दोनों पर कैसे जीत हासिल करनी है। अभी पूर्णिमा के वक्त है, उसी दिन बलि देनी होती है। तुम लोगों को, इन भयानक आत्माओं को, तुम्हारा बेटा मदद करेगा इसमें, बसंती चिल्लाती है। ओ, अब समझ आया, इसी के चाल से उस न्यूज़ रिपोर्टर आलिशा को ठिकाने लगाया जब वो इस औरत की सच्चाई जान गई थी। अब यही सही वक्त है इन दोनों को ख़त्म करने का, राजीव बोला। उसके चेहरे पर शुद्धता के भाव थे। बसंती और उसके चाचा ने फटाक से उसको और मुझे एक खंबे से बांध दिया। बाहर गांव वाले भी खड़े थे, सो हम ज़्यादा कुछ ना कर सके। तभी बसंती कहने लगी कि तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत तंग कर लिया मुझे सपने में तूने, मंजू। और सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, और ये मौत का सिलसिला यहीं रोकूंगी, और शहर को तुम जैसे नरबख्शियों
के चंगुल से निकालूंगी। अपने सपने में जाकर ही दोनों को मारूंगी, क्योंकि वहाँ मैं जो चाहूँगी वही होगा और तुम्हारी आत्मा वही उसी दुनिया में कैद हो जाएगी हरदम के लिए। बसंती ने ढेरों अलार्म 10 मिनट के सेट किए कि अगर हम दोनों उसको कुछ करे तो वो फटाक से सपनों से हकीकत की दुनिया में आ सके, और फिर वो नींद की गोली लेकर सो गई। मैं और मेरी माँ शैतानी शक्तियों का आवाहन करने लगे कि वो हमारी मदद करे। वो आए और बोले, हम लोग शक्तिहीन हैं, बलि ना मिलने के कारण, इसलिए बस थोड़ी ही क्षमता दे सकते हैं। बसंती के सपने में घुसकर लड़ने लगे, क्योंकि सब कुछ हुआ ही अचानक था। नींद में बसंती ने बंधी हुई मेरी माँ और मेरे ऊपर पेट्रोल छिड़का। हम दोनों ज़्यादा विरोध ना कर पाए क्योंकि शक्तिहीन थे। फिर उसने आग लगा दिया। मेरी माँ और मैं धू-धू कर जलने लगे। आखिरकार बुराई का अंत हुआ। बाद में तालाब की सफाई में कितने मानव कंकाल निकले। सबका अंतिम संस्कार किया गया।